हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम पब्लिक फाइनेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लोक वित्त का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं उसकी प्रकृति को हम क्या करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं। या फिर क्वेश्चन ही एक मैंने बना दिया है कि लोक वित्त की परिभाषा, इसके क्षेत्र एवं प्रकृति की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में ही, तीनों में ही क्या है होता है, पूछा जाता है। तो देखते हैं लोक वित्त का अर्थ क्या है। राजस्व, लोक वित्त को क्या बोला जाता है, राजस्व बोला जाता है। राजस्व शब्द संस्कृति का है, जो कि राजन प्लस स्व के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है राजा का धन। पहले जमाने में क्या होता था, जितने भी सामाजिक कल्याण का जो भी काम करता था, कौन करता था, राजा ही करता था। ठीक है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से राजा को मनुष्य, समाज और क्षेत्र का विशेष मुखिया कहते हैं। इस प्रकार राजस्व के शाब्दिक अर्थ में हम इसके अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि राजा अपने राज्य के कार्य को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार करता था। ठीक है, कि राजा अपने जो सामाजिक कल्याण करेगा अपने राज्य में, उसकी धन की व्यवस्था वो किस प्रकार करता था, कर के माध्यम से करता था या फिर कौन से ऐसे तरीके निकालता था जिससे वो धन की व्यवस्था करे और सामाजिक कल्याण करे। वहीं अंग्रेजी भाषा में पब्लिक फाइनेंस शब्द का अर्थ होता है लोक वित्त या लोक वित्त होता है। लोक या सार्वजनिक, हम लोक को सार्वजनिक भी बोल सकते हैं। शब्द का आशय जनता के समूह को वैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता से है। ठीक है, लोक का जो अर्थ होता है, क्या होता है, लोक या सार्वजनिक शब्द का अर्थ क्या होता है कि जो जनता का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है सत्ता के रूप में। जैसे कि आज की जो हम सरकारें बन रही है, वो क्या होती है, जनता की क्या होती है, प्रतिनिधित्व होती है। जनता जिससे ज़्यादा वोट देती है वही क्या होता है, जीतता है और उस सत्ता में क्या होता है, काबिज होता है। ठीक है। वही वित्त का सामान्य आज से क्या है, मुद्रा, मनी से है। इस प्रकार लोक वित्त का आज सरकारों के वित्त से संबंधित क्रियाओं से है। ठीक है, तो लोक वित्त का अर्थ अगर कोई पूछता है कि लोक वित्त का आज से क्या है, तो क्या है, लोक वित्त का आज सरकारों की वित्त से संबंधित क्रियाओं से है, जितनी भी वित्त से संबंधित क्रियाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं राजस्व या लोक वित्त की परिभाषा है। लोक वित्त की परिभाषाओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जो अर्थशास्त्रियों ने क्या किया है, अलग अलग क्या किया है, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा किया है। तो इस प्रकार क्या है, लोक वित्त को हम 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, परिभाषाओं को अधिक विस्तृत परिभाषा है, विस्तृत परिभाषा या संकुचित परिभाषा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अधिक विस्तृत परिभाषा। इन परिभाषाओं के अंतर्गत डॉक्टर डॉल्टन, सिराज, बेस्टविल आदि की क्या आती है, परिभाषाएं आती हैं। पहला देख लेते हैं, डॉल्टन के अनुसार उन्होंने क्या बोला, लोक वित्त को, लोक वित्त उन विषयों में से एक है जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की क्या करता है, सीमा रेखा पर स्थित है। ठीक है, उन्होंने क्या, लोक वित्त को उन्होंने क्या बोला है कि जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की क्या है, सीमा रेखा पर है, बीच में है। और इसका संबंध क्या है, लोक सत्ताओं के आय और व्यय, उनके पारंपरिक संबंध से है। क्या है, जो लोक सत्ताओं का जो संबंध किससे है, आय और व्यय से है, तथा एक दूसरे के साथ समायोजन से है। ठीक है, कि आय और व्यय का समायोजन कैसे किया जाए, ये किन्होंने बोला है, डॉल्टन ने बोला है। वही बेस्टविल के अनुसार देख लेते हैं, राजस्व राज्य की लोक सत्ताओं के व्यय और आय तथा पारंपरिक संबंध और वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण का क्या करता है, अध्ययन करता है। उन्होंने बोला है कि जो लोक सत्ता है, ठीक है, या राजस्व है, व्यय और आय तथा लोक व्यय और आय का क्या है, पारंपरिक, इनका संबंध बहुत पुराने से संबंध चला आ रहा है, और वित्तीय प्रशासन को किस प्रकार नियंत्रित करता है, उन्होंने किसने बोला है, बेस्टविल ने बोला है। उसके बाद देख लेते हैं विस्तृत परिभाषाएं। इन परिभाषाओं के अंतर्गत लुड्स, प्लेहन, स्मिथ तथा श्रीमती उर्सुला हिक्स की परिभाषा क्या आती हैं। अब देख लेते हैं स्मिथ के अनुसार, स्मिथ ने क्या बोला है, इसको और अच्छा उन्होंने करते हुए बोला है, राजकीय व्यय और राजकीय आय की प्रकृति एवं सिद्धांत की व्याख्या को ही क्या किया जाता है, लोक वित्त कहा जाता है। उन्होंने क्या बोला, स्मिथ ने बोला कि जो राजकीय व्यय है और राजकीय आय की जो प्रकृति है, ठीक है, एवं उनके सिद्धांत की व्याख्या को ही, उनके बारे में डिटेल में बताने को ही इन्होंने क्या बोला है, लोक वित्त बोला है। वही संकुचित परिभाषा को देख लेते हैं। इन परिभाषाओं में
प्रोफेसर मेहता की क्या आती है, परिभाषाएं आती हैं। प्रोफेसर मेहता के अनुसार उन्होंने इसको और अच्छा करते हुए लोक वित्त में राज्य के मौद्रिक और साख संबंधित साधनों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। संकुचित परिभाषाओं में और उन्होंने क्या किया, इसको ऐड किया उन्होंने सारे, जो डॉल्टन ने क्या बताया, राजनीतिक और शासकीय सीमा पर है, इसमें आय और व्यय का समायोजन होता है। वही इसमें उन्होंने विस्तृत में हमने स्मिथ के अनुसार हमने देखा, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या है, इसमें राजकीय आय और राजकीय व्यय के सिद्धांतों और उस सिद्धांतों की व्याख्या और व्याख्या को ही हम क्या कहते हैं, लोक वित्त कहा जाता है। जबकि प्रोफेसर मेहता में उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि मौद्रिक आय, मौद्रिक और साख संबंधित साधनों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है, राजस्व में किया जाता है या फिर लोक वित्त में कहा जाता है। अब उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक वित्त मूल रूप से क्या है, आय और व्यय से क्या है, संबंधित है। ठीक है, कि आय कितना प्राप्त हो रहा है और उस आय को हम, जो प्राप्त आय को हम कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। परंतु वर्तमान समय में इसमें वित्त प्रशासन, लेखा परीक्षण, वित्त नियंत्रण और आदि कार्यों को भी क्या कर दिया है, इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा इसमें बजट, ठीक है, वित्त प्रशासन किस प्रकार बजटिंग की जाएगी, लेखा परीक्षण को भी शामिल कर दिया गया। वित्त नियंत्रण, हम कैसे अपव्यय या जो ऐसी जो अपव्यय हो रहा है, मतलब फिजूल खर्ची हो रहा है, उसको हम किस प्रकार रोकें और उन जगहों पर खर्च करें जहां पर जनता को क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। अब उसके बाद देख लेते हैं हम राजस्व के विभाग या क्षेत्र या विषय सामग्री। तो पहला आपका आता है लोक या सार्वजनिक व्यय, पब्लिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर होता क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें सरकार जनता के द्वारा वसूले गए टैक्स के पैसे विभिन्न मदों पर किए गए खर्च के बारे में क्या किया जाता है, बताया जाता है कि सरकार ने जो टैक्स लिया है उसका उन्होंने, उस पैसे का उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया है, किन किन सामाजिक कल्याण के लिए उन्होंने क्या किया है, खर्च किया है। इसमें क्या किया जाता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर या लोक या सार्वजनिक व्यय में क्या किया जाता है, बताया जाए लोक। इसके अलावा लोक व्यय के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बहुत मुख्य विषय का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसमें आपका आता है लोक व्यय का क्षेत्र आता है, अर्थात किन किन मदों पर लोक व्यय करना चाहिए। दूसरा आपका आता है लोक व्यय का वर्गीकरण, अर्थात लोक व्यय का कितने प्रकार के हो सकते हैं। तीसरा लोक व्यय के सिद्धांत, अर्थात लोक व्यय को करने के लिए किन किन बातों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चौथा आपका आता है लोक व्यय के प्रभाव, अर्थात लोक व्यय का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोक व्यय करते हैं तो लोगों के जीवन पर क्या करता है, क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, और हम किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके, फ़ायदा पहुँचे। लोक व्यय की तुलना, यह तुलना विभिन्न मदों, विभिन्न राज्यों, विभिन्न राष्ट्रीय तथा विभिन्न वर्गों के मध्य हो सकती है। और लास्ट आपका है छठा, लोक व्यय से संबंधित समस्या और उनका समाधान करना चाहिए। कि लोक व्यय कर रहे हैं तो हम सिर्फ करते ही ना जाए, उनकी समस्याएं क्या है, समाधान क्या है, हम और अच्छी तरीके से कहाँ कहाँ लोक व्यय को कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक आय या लोक आगम, इसे लोक आगम भी बोला जाता है या सार्वजनिक आय, जिसको पब्लिक रेवेन्यू बोला जाता है। राजस्व का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, लोक आगम है। लोक आगम से अभिप्राय क्या है, सरकार द्वारा जो प्राप्त किए गए उस धन से जिसका वापस करने का क्या होता है, उत्तरदायी सरकार का नहीं होता है, ठीक है। लोक आगम के अंतर्गत अध्ययन के मुख्य विषय निम्न प्रकार है। पहला जो है सार्वजनिक आय का वर्गीकरण, इसके अर्थात इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सार्वजनिक आय के विभिन्न साधन या स्रोत को हम अध्ययन करते हैं। दूसरा आपका कर का वर्गीकरण, ठीक है। तीसरा करारोपण के सिद्धांत एवं करारोपण में अन्याय की समस्या, अर्थात कर लगाने में किन बातों को क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा करदान क्षमता का अर्थ एवं इसके निर्धारक घटक। उसके अलावा आपका करापात, कराघात एवं कर विवर्तन की समस्या का क्या करते हैं हम, इसमें निर्धारक करते हैं, ठीक है। उसके आपके अलावा आता है करारोपण की विभिन्न समस्याओं एवं सुझाव को भी हम क्या करते हैं, इसमें हल करते हैं या देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लोक ऋण, पब्लिक डेप्ट,
वर्तमान समय में क्या है, लोक ऋण भी राजस्व का क्या है, महत्वपूर्ण अंग बन गया है। कभी कुछ आर्थिक नीतियों की दृष्टि और कभी लोक आगम तथा कभी लोक व्यय के अंतर की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है, ऋण लेती है। ऋण लेना पड़ता है। और लोक ऋण की प्रमुख विशेषता यह है कि सरकार क्या करती है, ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि का उसे क्या करता है, भुगतान करना पड़ता है। और समानता इस राशि पर क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ऋण लेती है ना, जो सरकार ऋण लेती है उस पर क्या करना पड़ता है, उसको भुगतान भी करना पड़ता है और उसे क्या करना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। इसके अलावा आपका आता है वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। इसके अंतर्गत क्या आता है, सरकार के आय और व्यय में वृद्धि तथा उनकी विभिन्न जटिलताओं और समस्याओं के कारण वित्तीय प्रशासन का जो क्या होता है, भाग क्या होता है, बहुत महत्व इसका बढ़ता जाता है। वित्तीय प्रशासन से आज से सरकार की उस शासन व्यवस्था और संगठन से है जिसके द्वारा सरकार अपनी क्या करती है, अपनी वित्त क्रियाओं का क्या करती है, प्रबंध करती है। इसमें क्या करती है, उन शासन व्यवस्था और संगठन से जिसके क्या करती है, अपनी जितनी भी वित्त क्रियाओं का उसने क्या करती है, इसमें लेखा जोखा रखती है। और इस भाग के अंतर्गत अध्ययन के जो मुख्य विषय हैं वो आपका बजट का निर्माण और पारित और क्रियान्वित होना। दूसरा क्या है, कर एकत्रण के लिए व्यवस्था, कि कर किस प्रकार एकत्र किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए। व्यय व्यवस्था का संचालन, कि किन किन मदों पर हमें क्या करना है, व्यय करना है। उसके अलावा लोक वित्त तथा अंकलिक्षण एवं उस पर नियंत्रण इत्यादि। लोक वित्त को हम क्या करें, किस प्रकार क्या करें, नियंत्रण करें। उसके बाद आता है आपका आर्थिक स्थायित्व एवं राजकोषीय नीति। इसमें क्या है, सन 1930 की विश्वव्यापी मंदी की समस्या के उपरांत राजस्व में क्या आ गया, राजस्व में एक नया भाग राजकोषीय नीति जुड़ गया। यद्यपि राजकोषीय नीति क्या होती की धारणा का प्रयोग राजस्व, मुद्रा, बैंकिंग और व्यापार चक्र के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से होता था, लेकिन इसका महत्वपूर्ण संबंध क्या है, राजस्व से ही है। और इस भाग को राजस्व का स्थिरीकरण शाखा अथवा क्षतिपूरक वित्त या कार्यात्मक वित्त के नाम से भी संबोधित किया जाता है। राजस्व के संदर्भ में राजकोषीय नीति की परिभाषा करते हुए कहा जाता है कि यह वह नीति है जिसमें क्या करती है, सरकार अपने आय तथा आगम की नीतियों को राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार में इच्छित प्रभाव डालने और अवांछित प्रभाव रोकने के लिए क्या करती है, प्रयोग करती है। इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ऐसी कोई संकट काल चल रहा था, राजकोषीय नीति के उपकरण द्वारा क्या कर सकती है, उस संकट से उबरने का काम कर सकती है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, राजस्व की प्रकृति। राजस्व की प्रकृति के संबंध में अर्थशास्त्र की भांति प्रश्न उठता है कि राजस्व विज्ञान है या कला है। तो यद्यपि इसका उत्तर बहुत ही आसान है। हम सबको पता है कि जब राजस्व अर्थशास्त्र का एक अंग है और अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान और कला दोनों है, तो राजस्व भी क्या होगा, विज्ञान और कला दोनों होगा। वही विज्ञान के भी क्या है, दो पहलू है, एक वास्तविक पॉजिटिव, दूसरा क्या है, आदर्शात्मक नॉर्मेटिव। तो देख लेते हैं वास्तविक क्या होता है। वास्तविक विज्ञान क्या है, वास्तविक पहलू में वास्तविक स्थिति का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह विश्लेषण किया जाता है कि क्या है। ठीक है, इसमें क्या है का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बताता नहीं कि ये सिर्फ अध्ययन करता है, क्या करता है, वास्तविक में हम सिर्फ अध्ययन करते हैं कि कोई वस्तु क्या है। ठीक है, जैसे कि वास्तविक पहलू की दृष्टि से हम राजस्व में यह अध्ययन करते हैं कि वर्तमान में विभिन्न राजकोषीय नीति क्या है और इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, वही आदर्शात्मक का देखें तो आदर्शात्मक पहलू में आदर्श स्थिति के बारे में भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अर्थात यह विश्लेषण किया जाता है कि क्या होना चाहिए। वास्तविक में क्या है का अध्ययन किया जाता है, जबकि आदर्शात्मक में क्या होना चाहिए, इससे भी अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे संसाधनों का आदर्श वितरण, आय का आदर्श वितरण आदि किस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स से। धन्यवाद।